आज हम MPPSC मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सिर्फ प्रैक्टिस ही आपको सफलता दिलाएगी, इसलिए प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि पढ़ तो सब लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पेपर छूट जाता है या एग्ज़ाम के टाइम पे याद नहीं आता। तो इसलिए ये मेरी मुहिम है कि मैं MPPSC मेंस की तैयारी करवाऊँ, साथ में मैं खुद भी कर रही हूँ, तो मेरी भी प्रैक्टिस होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं गंधार कला, टॉपिक वाइज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक उठाकर। तो गंधार कला अगर आता है आपको 10 या 20 शब्दों में, तो आप इसमें क्या लिखेंगे? ठीक है, तो ये क्या है गंधार कला? ग्रीक बौद्ध शैली जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित यथार्थवादी मूर्तियों का निर्माण किया गया है। कुषाण काल में इसका विकास हुआ था। अब कुषाण काल का जो प्रसिद्ध शासक था वो था कनिष्क। कनिष्क के संरक्षण में गंधार कला का विकास हुआ। ठीक है, फिर काले स्लेटी पत्थरों का प्रयोग किया गया था और ये इसका प्रसार पश्चिम उत्तर भारत में हुआ था। देखिए यहाँ पे 3 मार्क्स के लिए 3 फैक्ट काफ़ी हैं। ठीक है, सबसे पहले कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, दूसरा कनिष्क का संरक्षण मिला था, कुषाण काल में इसका विकास हुआ, तीसरा काले स्लेटी पत्थरों का प्रयोग किया गया था, चौथा पश्चिमी उत्तर भारत में इसका प्रसार रहा है। तो इस तरीके से 4 से 5 फैक्ट हमने बता दिए। नेक्स्ट देखते हैं नासिक शिलालेख के बारे में। ठीक है, तो नासिक शिलालेख में क्या बताया गया है देखते हैं। इसका जो निर्माण है वो गौतमी बाल श्री द्वारा करवाया गया था। ठीक है, गौतमी बाल श्री द्वारा करवाया गया था। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी से संबंधित है नासिक शिलालेख। फिर गौतमी पुत्र के विजय अभियानों का इसमें वर्णन मिलेगा आपको। और सतकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा गया है। सतकर्णी को क्या कहा गया है? अद्वितीय ब्राह्मण। इस तरीके से कुछ फैक्ट्स आपको माइंड में रखने पड़ेंगे जो कि वहाँ पर लिखने के लिए जल्दी से याद आए। चलिए, पुष्यमित्र शुंग के बारे में क्या बोलेंगे आप 3 मार्क्स में? तो देखिए, सबसे पहले तो ये शुंग वंश का संस्थापक था। ठीक है, जिसकी राजधानी विदिशा थी, पहला फैक्ट हो गया। फिर देखते हैं मौर्य वंश का जो अंतिम शासक बृहदत्त था, उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग की स्थापना करी थी, शुंग वंश की। ठीक है, सनातन धर्म का संरक्षक है और इसने भरहूत स्तूप का निर्माण कराया था। अभी कहाँ पे करवाया था आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं हम 5 अंकों के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ठीक है, जिसमें 50 शब्दों में आपको लिखना होगा। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता से ऑलमोस्ट एवरी ईयर क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका हमें काफ़ी विश्लेषणात्मक अध्ययन करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के पतन में पर्यावरणीय कारकों, पहला तो पतन के बारे में पूछा, इसमें जो पर्यावरण कारक थे उनकी क्या भूमिका थी स्पष्ट करना है। ठीक है, तो देख लेते कौन कौन से पर्यावरणीय कारक थे जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। ठीक है, सबसे पहले तो बोला जाता है कि बाढ़ आई थी रावी और सिंधु नदी में, जिससे कि सभ्यता का पतन हो गया था। ये किसने कहा था? मार्शल ने कहा था। ठीक है, फिर कुछ बोलते हैं जैसे कि राइक्स बोलता है कि भूकंप के कारण इसका पतन हुआ था। कुछ का कहना है कि सूखा पड़ गया था, जल संकट आ गया था तो पतन हो गया। फिर कुछ बोलते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ, क्योंकि जलवायु परिवर्तन में आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन भी हुए होंगे। ठीक है, फिर जैसे पारिस्थितिक असंतुलन, फेयर सर्विस के अनुसार वनों की कटाई, अत्यधिक संसाधनों का दोहन किया गया, जिसके कारण पारिस्थितिकीय असंतुलन उत्पन्न हुआ और इस सभ्यता का अंत हुआ। इस तरीके से 4 से 5 आप मतलब एटलीस्ट 5 नंबर के क्वेश्चन में 5 पॉइंट आपको लिखना होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, महामारी। ठीक है, महामारी किसने बोला था? ये KVR कैनेडी ने बोला कि महामारी आई होगी जिससे उसका पतन हो गया। तो एक चार्ट के थ्रू इसमें समझाया गया है कि जैसे हमने एक पतन बनाया, ठीक है, बीच में लिखा पतन, जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिक असंतुलन, महामारी आई होगी, सूखा पड़ा होगा, भूकंप आया होगा या बाढ़ आई होगी। इस तरीके से टोटल 6 पॉइंट यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बताए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, महाजनपदकालीन आर्थिक स्थिति पर। जो महाजनपद काल था उसमें जो आर्थिक स्थिति थी वो कैसी थी, उस पर आपको प्रकाश डालना है। ठीक है, तो देखिए, महाजनपद काल में हुए आर्थिक विकास को द्वितीय नगरीकरण का नाम दिया जाता है। ठीक है, इस घटना के मूल में लोहे का प्रयोग किया गया था। अब देखते हैं विकास के क्या कारण थे। बौद्ध धर्म में पशु रक्षा पे बल दिया गया। ठीक है, रोपण पद्धति का विकास हो गया था, पशुपालन और शिकार का भी योगदान था, और लोहे के आविष्कार से वनों की कटाई, कृषि आदि शुरू की गई थी, है ना। अब यहाँ पे जैसे ये देखिए,
अर्थव्यवस्था को एक गोले में रख के इसकी चार्ट के फॉर्म में बताए हैं। जैसे व्यापारिक मार्गों का विकास हो गया, शिल्प विशेषीकरण अर्थात कारीगर नए बन गए आ गए हैं ना, बेहतर कानून व्यवस्था हो गई, विनिमय केंद्र व्यापारिक विनिमय केंद्र का विकास हुआ, अनाज उत्पादन अतिरिक्त करने लगे जिससे विनिमय हुआ, फिर धातु मुद्रा का चलन हुआ, ठीक है, मुद्रा आ गई, फिर युद्ध सामग्रियों का भी निर्माण होने लगा। इस तरीके से महाजनपद काल की अर्थव्यवस्था रही। अब देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन जो कि 200 वर्ड्स में लिखना है। तो इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं, पहले तो क्वेश्चन लिखेंगे। अशोक के धम्म नीति उसके व्यक्तिगत आस्था से अधिक तत्कालिक परिस्थितियों से प्रेरित थी। इस कथन के बारे में बताना कि ऐसा क्यों कहा गया है, ठीक है। अशोक की धम्म नीति उसके व्यक्तिगत आस्था से अधिक तत्कालिक परिस्थितियों से प्रेरित थी। तो देखते हैं, अशोक के धम्म नीति को समझने हेतु उसके शिलालेखों का अध्ययन सबसे बेहतर माध्यम था, ठीक है। यह है धम्म के संदेश वाहकों को साम्राज्य के बाहर भेजने से पहले यह स्पष्ट संदेश देता था कि धर्म का संबंध किसी विशेष धार्मिक विश्वास से नहीं है, ठीक है, किसी विशेष धार्मिक विश्वास से नहीं है। अतः हम मान सकते हैं कि अशोक का धर्म कोई धर्म नहीं था और ना ही कोई शाही सिद्धांत था, बल्कि वह उस समय की तत्कालिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्थाओं के अनुसार एक समान नागरिक संहिता थी, ठीक है, समान नागरिक संहिता थी। अब देखते हैं सामाजिक परिस्थितियाँ, ठीक है। तो व्यापारिक मार्गों को संरक्षण दिया था, पशु बलि की रक्षा करी थी और चतुर्स्वर्ण व्यवस्था का प्रहार किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं धार्मिक परिस्थितियाँ क्या थी। हिंदू जैन बौद्ध धर्मों के मध्यस्थ प्रतिस्पर्धा को बचाने हेतु प्रयास किया गया था। राजनीतिक परिस्थितियों में बृहद क्षेत्र के एकीकरण हेतु एक समान सामाजिक नियमों की आवश्यकता रही होगी उस टाइम पे, है ना। अशोक के धर्म सिद्धांत क्या बोलते हैं कि अल्प पाप, अत्यधिक कल्याण, दया है, दान है, सत्यवादिता, पवित्रता, ठीक है, मृदुता, साधुता, ये सब रहे हैं। तो इस तरीके से अशोक की ये परिस्थितियाँ रही होगी, इसलिए उसने मतलब धर्म का प्रचार व्यक्तिगत कारणों से ज़्यादा प्रेरित था। उस टाइम पे परिस्थितियाँ थी वैसी, ठीक है, ये पूछा गया था, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। हाँ, 10 से 20 शब्दों में आपको लिखना है, जैसे कि बैसा शैली, ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं। बैसा शैली कहाँ पे, नागर और द्रविड़ का मिश्रण है। पहली बात तो ये मंदिर निर्माण की शैली होती है, ठीक है। अब इस शैली में विन्यास द्रविड़ शैली लेकिन दृश्य नागर शैली के होते हैं, ठीक है। विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी के बीच में है। फिर कारकोट वंश क्या है, कश्मीर का वंश था। कहाँ का, कश्मीर का। दुर्लभ वर्धन द्वारा इस वंश की स्थापना की गई थी। दुर्लभ वर्धन ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की थी। ललितादित्य मुक्तापीठ इसका प्रमुख शासक रहा है। फिर फाहियान के बारे में क्या जानते हैं, यह चीनी यात्री था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे आया था, ठीक है। फिर इसने फो क्यू की बौद्ध राज्यों का एक अभिलेख फो क्यू की रचना करी और मध्य भारत के लोगों एवं मौसम का वर्णन इसने किया। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 50 शब्दों में लिखना है। गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। तो गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को हमें देखना है, तो देखते हैं राजा कैसे होते थे गुप्तकालीन में, वंशानुगत उत्तराधिकारी स्वयं मनोनीत, ठीक है। फिर राजा की जो सहायता करती थी उसके लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जैसे कि आज भी है, ठीक है, मंत्री परिषद प्रधानमंत्री की सहायता करने के लिए। तो गुप्तकालीन टाइम पे भी ऐसा होता था, राजा की सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, लेकिन इसकी संख्या जो है निश्चित नहीं होती थी, है ना। और प्रांत मुक्ति के रूप में विभाजित होते थे और यहाँ पे अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, ठीक है। और फिर जिले क्या होते थे, जिले मुक्ति का विभाजन जिले में होता था। और फिर ग्राम, सबसे छोटी इकाई जो होती थी वो ग्राम होती प्रशासनिक जगह की, ठीक है। गुप्तकालीन जो प्रशासन था वो केंद्रीकृत था, लेकिन उस समय उस व्यवस्था पर सामंतवाद का प्रभाव था, ठीक है, सामंतवाद का केंद्रीकृत प्रशासन रहा होगा। और चलिए अब देख लेते हैं हम, जैसे चोल के बारे में क्या पूछा। चोलकालीन स्थानीय प्रशासन पर लघु निबंध लिखना है आपको। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चोल स्थानीय स्वशासन का सबसे बेस्ट उदाहरण है चोल वंश, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं चोल शासकों ने 9वीं से 12वीं शताब्दी
तक शासन किया है ना। चोलकालीन व्यवस्था में केंद्रीकरण के साथ साथ स्थानीय स्वशासन का मिश्रण का स्वरूप विद्यमान है। अब देखते हैं केंद्रीय प्रशासन। राजा क्या होता था, सर्वोच्च अधिकारी होता था। इस तरीके से चार्ट बनाएंगे तो आई थिंक इट विल बी वेल डिस्प्लेड, ठीक है। तो देखते हैं केंद्रीय प्रशासन जिसमें राजा होता था, राजा एक सर्वोच्च अधिकारी होता था। राजा की प्रतिमा मंदिरों में स्थापित की जाती थी, बताइए चोलकालीन में, है ना। फिर प्रांतीय प्रशासन में देखते हैं मंडल 8-9 मंडल प्रांत होते थे, ठीक है। उसके बाद उससे नीचे आता था वलनाडु जो कि प्रशासनिक इकाई होती थी। उससे नीचे नाडु आता था, लगान वसूली के कार्य होते थे। और फिर उससे नीचे कुर्रम और उर अर्थात ग्राम स्थानीय स्वशासन में आ जाता था, ठीक है। और आगे देखते हैं हम, इस तरीके से ये था। अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते। कुषाण, कनिष्क शासक कुषाण सबसे महान शासक था, इस कथन से कब तक सहमत हैं आप, ठीक है। तो मतलब आलोचना करना है ओवरऑल, 11 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखते हैं कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, कनिष्क था, पता है ना। फिर इसने प्रशासन अर्थव्यवस्था का विकास किया था, ठीक है। कनिष्क ने सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में काफ़ी उन्नति की जिसका प्रभाव तत्कालीन समाज में देखा गया, ठीक है। फिर अब देख लेते हैं क्या क्या है। कनिष्क का साम्राज्य जो है ऑक्सस से लेके गंगा नदी तक फैला हुआ था, ठीक है। फिर कनिष्क के साम्राज्य में मध्य एशिया का भाग, ईरान का भाग, संपूर्ण अफगानिस्तान, पाकिस्तान उत्तर भारत के कुछ भाग तक क्षेत्र था। फिर कनिष्क ने विश्व प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर नियंत्रण किया जिससे कनिष्क के साम्राज्य विश्व व्यवस्था से जुड़ गया और अर्थव्यवस्था ने काफ़ी उन्नति की, ठीक है। रेशम पे इसने नियंत्रण कर लिया, रेशम मार्ग पर। फिर सिक्कों का प्रचलन किया, ठीक है। आर्थिक विकास हुआ जिससे सर्वाधिक शुद्ध सिक्के इसी ने चलवाए। फिर कनिष्क क्या है, बौद्ध धर्म का जो महायान शाखा थी उससे संबंधित था, ठीक है। तो बौद्ध विभिन्न धर्मों को उसने संरक्षण भी दिया। फिर चौथे, बौद्ध संगीति का आयोजन भी कनिष्क ने करवाया था। फिर कनिष्क के काल में मूर्तिकला की गंधार शैली का विकास हुआ, ठीक है। फिर कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में शक संबंध चलाया और तक्षशिला का प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा। उस टाइम पे तक्षशिला एक विश्वविद्यालय था जो कि प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में उभरा, किसके टाइम पे, कनिष्क के टाइम पे। फिर मथुरा मूर्ति निर्माण शैली का विकास हुआ। चैत्य विहार, स्तूप आदि बहुत सारी स्तूपों का निर्माण भी कनिष्क के काल में हुआ। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो इसमें पूछा गया था कनिष्क सबसे महान शासक था, महान था ही क्योंकि उसने इतनी सारी चीज़ें करवाई थी। अब नेक्स्ट देखते हैं आईन अकबरी, 10 से 20 शब्दों में बताना है आपको, ठीक है। आईन अकबरी क्या है, अबुल फजल ने लिखी, भाषा थी आपकी फारसी और अकबर द्वारा प्रशासन एवं समाज के रूप में वर्णन दिया गया था, ठीक है। चंदावर का युद्ध कब हुआ था, 1194, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था जिसमें गौरी विजय हुआ था, जयचंद की पराजय हुई थी। उत्तर भारत पर गौरी का नियंत्रण परिणाम इसका जो मिला, ठीक है। फिर आता है मामलुक वंश को गुलाम वंश भी बोलते हैं, ठीक है। इस वंश के 11 शासकों में से 3 जो शासक गास थे और इसका जो संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर देख लेते हैं 50 शब्दों में दिया गया क्वेश्चन कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय के प्रमुख कारणों को समझाना, ठीक है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था कब हुआ था, 1526 में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, ठीक है। तो इसमें जो बाबर की विजय थी वो उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है, या इब्राहिम लोदी की जो असफलता थी वो आपको बताना है। तो देखिए इब्राहिम लोदी देख लेते हैं हम, असफलता के क्या कारण थे। आत्म भारतीय राज्यों से समर्थन प्राप्त नहीं था, अफगान और भारतीय राजपूत शासक लोदी के साथ नहीं आए, ठीक है। सबसे पहली बात तो उसे भारतीय राज्यों से समर्थक प्राप्त नहीं था, किसको, इब्राहिम लोदी को। दूसरा सैन्य दुर्बलता थी। तीसरा अनुभवहीनता थी, एक्सपीरियंस होना भी काफ़ी ज़रूरी है। और बाबर की सफलता का कारण क्या था, बाबर के पास तोपखाने थे, ठीक है। तुगलमा युद्ध रणनीति थी, तोपों को निर्धारित दूरी व दिशा में लगाना, है ना। सेना को व्यवस्थित मोर्चाबंदी करना। फिर बाबर की सेना को विजय की प्राप्ति, 12 अप्रैल को बाबर की सेना पानीपत पहुंची लेकिन युद्ध 21 अप्रैल को प्रारंभ हुआ, मतलब पहले पहुंच गई थी वो, ठीक है। ये सारी तैयारी बाबर ने की थी। फिर देख लेते हैं हम मुग़ल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था। अब मुग़ल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में आपको प्रकाश डालना है, तो देखते हैं इसका प्रशासन कैसा लगा, ठीक है। देखिए बादशाह था, ठीक है।
अंतिम कानून निर्माता, न्यायाधीश, सेनानी सबको चाहिए रहता था। फिर वकील रहते थे जैसे कि बैरम खां अकबर का। फिर दीवान ए आला वित्त विभाग का प्रमुख रहता था। मीर बख्शी सैनिक विभाग का रहता था। फिर मुहतसिब जनता के नैतिक आचरणों की रक्षा करता था। फिर आता है दीवान ए समा प्रांतीय प्रमुख, राजकीय कारखानों का प्रमुख। फिर सूबेदार नियुक्त किए गए थे। और फिर प्रांतों में न्यायपूर्ण शासन स्थापित करना प्रमुख कार्य सरदारों का प्रशासन, ठीक है। और प्रांतों का विभाजन सरकार में किया गया था, है ना। और उसके जो प्रमुख अधिकारी कोतवाल या वर्तमान में पुलिस प्रशासन रहते थे। हम देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियानों के विस्तार पूर्वक समझाना। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार आ चुका है। तो देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी एक सशक्त प्रशासन, मजबूत सैन्य व्यवस्था का निर्माण किया था, जिसका स्वाभाविक परिणाम विजय अभियान था, ठीक है। इस विजय अभियान ने खिलजी के साम्राज्य विस्तार को आगे बढ़ाया, जिसके परिणाम स्वरूप खिलजी ने एक बृहद क्षेत्र पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। देख लेते हैं। देखिए, साम्राज्य विस्तार किया, ठीक है, जिससे सैन्य मजबूती व्यवस्था हुई, उससे उसको विजय मिली। इस तरीके से आप चार्ट बना सकते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम देखते हैं उत्तर भारत के विजय अभियान कौन कौन से थे, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए गुजरात विजय, जो कि 1299 में गुजरात के शासक कर्ण का शासन और उसकी राजधानी अहिलवाड़ा थी। अलाउद्दीन के सेनापति उलूग खां और नुसरत खां द्वारा अहिलवाड़ा पर नियंत्रण कराया गया, ठीक है। अहिलवाड़ा कहाँ पे? गुजरात में। फिर गुजरात अभियान में ही काफूर मिला था। फिर रणथंबोर विजय 1301 में गुजरात से वापसी के दौरान राजपूताना विजय का प्रयास किया गया। रणथंबोर पर अलाउद्दीन ने हमीर खां को पराजित कर कब्जा कर लिया। चित्तौड़ विजय 1303 में चित्तौड़ विजय पर रतन सिंह को पराजित किया और चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की, ठीक है। फिर मालवा विजय 1305 में राजा हरनंद पर आक्रमण कर मालवा पे नियंत्रण स्थापित किया और उज्जैन, मांडू, चंदेरी जैसी जो कि एमपी में है, इन पे उसने आधिपत्य स्थापित कर लिया। फिर मारवाड़ विजय, जैसे कि राजा शीतल देव से संधि कर मारवाड़ को दिल्ली में शामिल कर लिया। फिर जालौर विजय, कनेर देव पर आक्रमण कर 1305 में अलाउद्दीन ने जालौर पर विजय प्राप्त कर ली। फिर देखते हैं दक्षिण विजय अभियान, जैसे देवगिरी पर आक्रमण करके देवगिरी को शामिल कर लिया, मलिक काफूर को भेजा गया था। तेलंगाना विजय, ठीक है, मलिक काफूर ने 1308 में प्रताप रुद्र देव को पराजित कर तेलंगाना पर नियंत्रण किया। होयसला विजय, जो कि समुद्र पर अचानक आक्रमण कर काफूर ने वीर बल्लाल को पराजित कर दिया। पांड्य राज्य पर विजय, प्रायद्वीपीय आक्रमण किया गया है ना, मदुरै में मंदिरों को लूटपाट की गई। इस तरीके से ये रहे थे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो सच में बेनिफिशियल लगी देन प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।